हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम जो है आपको बताने जा रहे हैं नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में स्टार्टिंग का ही एक टॉपिक है, नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है। और एम्पियर सर्किटल लॉ में हमको ये बात बताई गई थी, सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमसे ये बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमको ये बताया गया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताया गया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेक्टर बी अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, द नेट करंट आई थ्रेडिंग, क्या? थ्रेडिंग थ्रू द एरिया ऑफ, या एरिया इन क्लोज्ड लिख लो, एरिया इन क्लोज्ड बाय द लूप। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि अगर ये कोई करंट है, इस कोई वायर है और इस वायर में हमारा कोई करंट आई पास हो रहा है और इससे एसोसिएटेड हम एक ऐसा आर रेडियस का कोई लूप बना लें, ठीक है। तो यानी कि अब ये लूप बन गया। इस ये लूप में कितना करंट थ्रेड कर रहा है? आई थ्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इस करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालें, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हर एक इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का इस पूरे क्लोज्ड एरिया के लिए, यानी कि क्लोज्ड सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालें, ठीक है, नहीं लेंथ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो इस एरिया से करंट पास कर रहा है उस करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे ये जो करंट है, इस करंट को टाइम के अकॉर्डिंग यानी टाइम वेरिंग करंट कंसीडर कर लेते हैं। कैसा कंसीडर कर लेते हैं कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो रहा हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हमारा लॉ था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या? किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट थ्रेडिंग बाय द लूप। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद हमारे एक आए साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा, ये हमारे मैक्सवेल साहब थे, मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई अगर ये सही है तो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में भी ये फुलफिल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि एक कैपेसिटर लिया। क्या लिया? एक कैपेसिटर लिया। समझना बात को आप लोग बहुत अच्छे से। अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को हम अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, सपोज तो इधर से मान लिया जाए कि हमारा करंट एक टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है IT, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। जब करंट इसमें पास होगा तो ये क्या होगा? चार्ज होगा। चार्ज होने का मतलब ये होगा कि इनिशियली स्टेट में देखा जाए तो इसके इस प्लेट पे या इस प्लेट पे कोई चार्ज होगा नहीं, लेकिन जब करंट ऑन कर देंगे तो इस पे चार्ज की क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी कि नहीं लगेगी, यानी 0 से इंक्रीज होगा। और उसी के करस्पॉन्डिंग इस वाले सेकेंड प्लेट पे हमारा इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस पर हमारा कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ गया। और इस पे हमारा कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव नेचर का चार्ज आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मतलब अब मैक्सवेल ने ये एज्यूम किया कि भाई मान लेते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर का पहले कोई एक हम ऐसा ही क्लोज लूप ले लें। यहाँ पे अगर हम कोई क्लोज लूप
कोई क्लोज सरफेस बना ले और इस जो वायर था इस वायर से आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बना लिया, ठीक है। इस सरफेस का नाम रख देते हैं सरफेस S1 और कोई पॉइंट ले लिया P। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी उतने ही डिस्टेंस पे यानी R ही डिस्टेंस पर यहाँ पे भी एक सरफेस और बना लेते हैं हम लोग और इस सरफेस का नाम रख देते हैं S2 और इस सरफेस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया M। तो पॉइंट P पे और पॉइंट M पे भी एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम अप्लाई करें तो सेम रिजल्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन जब हम पॉइंट P पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं कि अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर पॉइंट P ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो हमने लिखा कि फॉर पॉइंट P अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो हमें क्या मिलना चाहिए? ऐसे ही क्लोज सरफेस है ही, तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I और ये टाइम वेरिंग है, ठीक। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, इक्वेट करते हैं, चेक करते हैं। तो भाई B की वैल्यू तो हमारी B आ गई, B डॉट DL यहाँ पे हमारा जो एंगल बनता है वो 0 बन जाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि B यहाँ पे क्लोज सरफेस है हमारा, ये क्लोज सरफेस ले लो या S लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ DL आ जाएगा म्यू नॉट I और ये टाइम वेरिंग है तो I के साथ मैं T लगाया दे रहा हूँ। B DL यानी DL का मतलब इसके ऊपर लिया गया एलिमेंट होता है DL, ठीक है। तो DL को जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो पूरा ये आ जाएगा, लूप का लेंथ आ जाएगा और लूप का लेंथ हमारा कितना आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट I और ये टाइम वेरिंग है। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर पॉइंट P पे हम ये कैलकुलेशन हमने किसके लिए किया? फॉर पॉइंट P के लिए। अगर हम फॉर पॉइंट M की बात करें, फॉर पॉइंट M की अगर हम बात करें यही चीज़, तो हम जब यहाँ पे लगाते हैं तो हमको क्या दिखता है कि भाई इधर हम लगा लिए तो इधर का हम यहाँ पे भी हमने वही किया कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पॉइंट A के लिए भी हमारे पास कैसा रिजल्ट आना चाहिए? ऐसा ही आना चाहिए कुछ, B डॉट DL, ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हम कोई लेंथ कंसीडर कर लेंगे, बाकी हमारा B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने लिख लिया। अब म्यू नॉट इंटू IT ऐसा कुछ होना, अप्लाई करने के बाद ये ऐसा कुछ मिलना चाहिए। लेकिन क्या इस कैपेसिटर के प्लेट में, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर आपको कोई करंट फ्लो होता है? नहीं होता है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जब यहाँ पे ये करंट की वैल्यू हमको नहीं मिल रही तो इसका मतलब इधर का वैल्यू हमको क्या मिल गया? 0, ठीक है। ये किसके लिए है? बिटवीन प्लेट के लिए, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हमको इधर तो मिला कि B डॉट DL और निकालेंगे तो फिर से उतना ही आ जाएगा कि B इंटू 2πr इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हुआ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उन्होंने कहा या तो भाई ये इक्वेशन हमारा सत्य है या तो ये हमारी ट्रू है। तो कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसी हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये इक्वेशन तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये वाला हमारा फुलफिल नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो लॉ है इसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी है, कुछ तो दुविधा है, कुछ तो दिक्कत है। तो क्या किया गया? इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया गया? इस दिक्कत को भाई हमें दूर तो करना ही पड़ेगा, तो इसको हम लोग दूर करते हैं कहीं ना, ठीक। तो अब इक्वेशन थर्ड को यूज करते हुए ये माना गया कि भाई अगर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड हम देखें तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंट है। और जब वो इनकन्सिस्टेंट है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग तो है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड मैक्सवेल सीज दैट, क्या देखा कि देयर इज सम इनकन्सिस्टेंट या समथिंग मिसिंग, ठीक। अब वो मिसिंग टर्म को ढूंढने के लिए उन्होंने ये एज्यूम किया कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब देखो ये तो मिसिंग टर्म यहाँ से पता चल गया कि भाई कुछ तो मिस है, कुछ तो छूटा हुआ है। उस छूटे हुए चीज़ को समझने के लिए ही उन्होंने क्या लगाया कि भाई
अब हम कुछ दिमाग लगाया उन्होंने कि बोला कि जब हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये हमारा चार्ज हो रहा है, ये किसी सोर्स से चार्ज हो रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा। जब बढ़ रहा होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ भी हमारी चेंज हो रही होगी। तो ये जो हमने लूप बना रखा है इस वाले फिगर में, जो हमने फिगर बना रखा है, तो इससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो परपेंडिकुलर ही पास करेंगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो निकाला उन्होंने कि भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो कितना निकल के आएगा? ये तो पहले भी आप लोग कर चुके हो कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, कोई दिक्कत वाली बात, न्यूटन पर कूलम, इतना निकल के आ गया, कोई समस्या? चलो अब हम आ जाते हैं वापस से आगे। तो आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है ना? कि कोई दिक्कत है? अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का? हाँ। अब ये हमारा एक फार्मूला है कि भाई I बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। और ये आपको यहाँ दिख रहा था फिगर में कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो सरफेस S2 हमने ड्रॉ किया था, उससे ये फील्ड लाइंस कैसे निकल रही थी? परपेंडिकुलर। और ये हमारा सेकेंड सरफेस था और यहाँ पे हमने पॉइंट उसमें M फिगर में लिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी, और इधर हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट है। तो ये तो उसके परपेंडिकुलर निकल रही है, तो इसका मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, क्योंकि टाइम वेरिंग हमारी करंट है, टाइम के साथ उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी यहाँ चेंज होगी। तो हमने कहा कि भैया इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा चेंज होगा, तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस S2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S2, तो हमारा फाई E बराबर कितना आ गया, E इंटू ए, और E की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E बराबर हमको मिल गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई E। अब ये वाला अप्लाई कर दें कि इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो हमने लिख दिया कि डिफ्रेंशिएट Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा आ गया कि डी क्यू बाई डी टी, और इसको हम I लिख सकते हैं, तो इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट फाई E। एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर आ गया, डी फाई E बटे में डी टी। तो ये हमको एक करंट मिला, कहाँ पे मिला, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो I की वैल्यू जो हमारा मिला एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी, ये साफ साफ डिफाइन करता है कि भाई यही टर्म कहीं ना कहीं कैपेसिटर प्लेट के लिए हमारा मिसिंग था, करंट का टर्म मिसिंग था, जिसके वजह से इक्वेशन थर्ड में राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारी ज़ीरो आ रही थी, और अब इस करंट की वजह से वहाँ पे वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगा। तो दिस करंट इज़ नोन एज, हाँ, दिस करंट इज़ वेल नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। 10 मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ हमारा क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड एम्पियर, हाँ, सर्किट लॉ हमारा क्या हो जाएगा, तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ हमारा हो जाएगा कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट I जो था, तो यहाँ पे I नेट होता है, और उस I नेट की जगह हम कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट, और इस करंट को ID से भी लिखते हैं, ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट,
ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यहाँ पे करंट हमारा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था कैपेसिटर प्लेट में, ये तो कंडक्शन करंट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो छूटा था वो डिस्प्लेसमेंट करंट था, तो दोनों के सम के बराबर हम लोग लिख देते हैं, इतनी वैल्यू लिखते हैं। ये हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट और लॉ की इक्वेशन है। तो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कोई दिक्कत?